दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट यानी CRZ रूल्स और एक यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुई थी ऑन द लॉज ऑफ सी कि कितनी बाउंड्री तक किसी स्टेट का किसी कंट्री का पूरा हक होता है उस पे सी वाटर के रिसोर्सेज पे। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं CRZ नोटिफिकेशन 2019 एंड CRZ रूल्स। तो इसका कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ रूल्स हैं। कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ द सीज, वेज, एस्चुरी, क्रीक, रिवर्स, बैक वाटर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल एक्शंस आर डिक्लेयर्ड CRZ इन 1991 में। जैसे कोई भी एक सी है, एक रिवर है, उसके आसपास से यहाँ मान लीजिए रिवर है, सी है, उसके आसपास से जो कोस्टल जोन है, ये वाली जो लैंड है, इसी लैंड को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर कर दिया गया 1991 में। सबसे पहली बार 1991 में जो MOEF के रूल्स थे वो कहां तक एक्सटेंड थे? एरिया अप टू 500 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन क्या होता है एक बार दिखा देते हैं। 1991 में जैसे ये सी है हमारी, ये क्या है? ये है लो टाइड लाइन इतनी, और ये पूरी इधर ये क्या है? ये सी है। ये होती है हाई टाइड लाइन। इस तरह से ये जा रही है हाई टाइड लाइन, मतलब जब टाइड आई तो ज्यादा जब पानी इधर साइड में आ गया, ये मैक्सिमम एरिया है जहां तक पानी आता है, उसी को कहते हैं हाई टाइड लाइन। और जब कम टाइड आती है तो पानी यहां तक आता है, इसलिए इसे कहते हैं लो टाइड लाइन। तो लो टाइड लाइन से जितना भी पीछे का एरिया है अप टू 500 मीटर, कितना? अप टू 500 मीटर, इसे कहा गया कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसके लिए कुछ रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने अप्लाई करे, तो यही रूल्स को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 1991 में किए गए। जरूरी नहीं है सी वाटर के हो, जो भी एरिया टाइडल एक्शन से इन्फ्लुएंस है, चाहे वो एस्चुरी हो, चाहे क्रीक हो, चाहे रिवर हो, चाहे सी हो उसके पास, चाहे बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, तो वो भी इसी में आ जाते हैं। याद रखना इसमें रिवर वाले एरिया भी इसी में आते हैं। 1991 में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने 500 मीटर का हाई टाइड लाइन से क्या करा? हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक की जो एरिया है उसे कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा गया। इसमें दो अथॉरिटी बनी, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी NCZM, और कौन सी अथॉरिटी बनी? स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SCZM। ये किसके लिए बनी? CRZ रूल्स की मॉनिटरिंग के लिए, इन्हें देखने के लिए ये रूल्स इम्प्लीकेबल हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं या नहीं, कोई ने वायलेट तो नहीं कर रहा। These authorities have been delegated powers under Environment Protection Act 1986। याद करेंगे Environment Protection Act 1986 क्या कहता है? This is an umbrella legislation। ये क्या है? एक umbrella legislation है। इसके अंदर गवर्नमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में जो हुआ था उसे साइन करा था। उसी कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए कोई भी रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट EPA के अंतर्गत। तो इसने दो अथॉरिटी स्टेब्लिश करी, NCZM और SCZM, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या देखती है? तो CRZ रूल्स के इम्प्लीकेशंस को देखती है कि ये अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई इन्हें वॉयलेट तो नहीं कर रहा उस जोन में। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? SCZM। और रूल्स ज्यादातर कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि NCZM रूल बनाएगा, इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? SCZM। फिर 1991 के रूल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा कैसे हो गए थे? रेस्ट्रिक्टिव थे। द रूल्स वर एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टिव, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमारे पास CRZ रूल्स 2011 में आइडेंटिफाई करे गए। रेस्ट्रिक्टिव क्या थे? जैसे उसने नवी मुंबई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे उसे रोक रहे थे, नवी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनने से रोक रहे थे ये रूल 1991 के रूल।
वहां पे कोई अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती थी उसे रोक रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज को भी ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो बनने वाली थी उसे भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से इन सारे रूल्स 1991 के रूल्स को हटा के कौन से रूल लाए गए, 2011 के रूल्स लाए गए। इसमें बहुत सारे कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए गए, कैटेगरीज में डिवाइड करे गए। तो कैटेगरीज को CRZ1, CRZ2, CRZ3 एंड CRZ4। पूरे कोस्टल जो भी एरिया था हमारा उसे हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इस तरह से। ये वाले डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया यहाँ भी क्या है, ये पूरी चीज है, ये पूरा जो ब्लू कलर का है ये क्या है, वाटर है यहाँ पे पूरा। इसमें फिर एक लो टाइड लाइन है, ये वाली, ये लाइन कौन सी है, लो टाइड लाइन। ये वाली कौन सी है, ये हाई टाइड लाइन। इस हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक ही चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाना था, कोस्टल रेगुलेशन जोन अकॉर्डिंग टू 1991 CRZ रूल्स। दिस वाज कोस्टल रेगुलेशन जोन। फिर 2011 में जो रूल्स आए उससे CRZ1, 2, 3 और 4 को अलग अलग आइडेंटिफाई करा। तो सबसे पहले हम देखेंगे CRZ1, लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के जो बीच का एरिया है उसे हम क्या कहेंगे, CRZ1। ये लो टाइड लाइन है ये वाली, और ये हाई टाइड लाइन, इसके बीच के एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, CRZ1। इसे ये जो है इको सेंसिटिव एरिया है, ये वाला एरिया कैसा है, इको सेंसिटिव एरिया। यहाँ पे ज्यादातर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अलाउड नहीं होंगी, सिवाय कुछ रेस्ट्रिक्शन, जैसे कुछ चीजें यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं। जैसे पोर्ट अगर बनाना है तो बना सकते हो, कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है वो कर सकते हो, कोई ट्रीटेड एफ्लुएंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे फेंक सकते हो, या फिर कोई और प्रोजेक्ट्स हैं तो थोड़े बहुत यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। बाकी यहाँ पे ज्यादातर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अप्लाई नहीं होंगी। CRZ1 के बाद यहाँ पे अभी दूसरी लाइन खींचते हैं, और लाइन ये है, ये वाला जो जोन है इसको हमने क्या बोला, इस हाई टाइड लाइन से और ये वाला जो जोन है इस जोन को हम बोलेंगे CRZ3। इस जोन को हम क्या बोलेंगे, CRZ3। और इधर भी है तो इसे बोल देंगे CRZ3B, और इधर वाली बोल देंगे CRZ3A। CRZ3 क्या होगा, ज्यादातर रूरल एरिया होगा, यहाँ पे ज्यादातर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होंगी, ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं रह रही होगी, नो डेवलपमेंट जोन होगा। इस एरिया को क्या बोलेंगे, नो डेवलपमेंट जोन। यहाँ से लेकर के हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक यहाँ पे क्या होगा, नो डेवलपमेंट जोन। ये 200 मीटर तक क्या है, नो डेवलपमेंट जोन होगा CRZ3B में। और CRZ3A में क्या होगा, ये सिर्फ 50 मीटर तक एक्सटेंड करेगा, हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक। CRZ3B और CRZ3A में क्या डिफरेंस है, तो CRZ3A, CRZ3B, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉपुलेशन के डिफरेंस है। इसमें हो सकता है डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंस पॉपुलेशन रह रही है, और इसमें लेस डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही होगी। क्या रह रही होगी, लेस डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही होगी। इसके बाद का एरिया आगे हम देखते हैं, एरिया और ड्रा करते हैं। ये वाली देखिए, ये जो लाइन जा रही है दिस इज 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन।
तो ये वाला जो जोन होगा इसे हम बोलेंगे CRZ 2। क्या बोलेंगे? CRZ 2। CRZ 2 जो होगा वो होगा अर्बन एरिया। यहाँ पे सारी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है, हाईली डेंस एरिया है, कुछ भी यहाँ पे घर बना सकते हैं, अपने होटल बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, यहाँ सब कुछ अलाउड है CRZ 2 में। CRZ 4 किसे बोलेंगे? CRZ 4 बोलेंगे इस लो टाइड लाइन से ये वाला जितना भी एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स के लिए। 12 नॉटिकल माइल्स कितने होते हैं? 19 किलोमीटर। तो इसे हम बोलेंगे CRZ 4। CRZ 4। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा हो सकता है कोई रिवर आ रही हो ऐसे करके ये इसमें जा रही हो, इस रिवर को भी हम बोल देंगे CRZ 4B। इसे हम बोलेंगे CRZ 4A। मतलब जितनी भी सी वाला एरिया इधर से चले जाओ लो टाइड लाइन से और 12 नॉटिकल माइल्स तक की, तो इस एरिया क्या बोलेंगे? CRZ 4A। कोई रिवर आ रही है उसे बोलेंगे CRZ 4B। याद रखना CRZ 3B और CRZ 3A, यानी CRZ 3 में किसी भी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। दिस इज नो डेवलपमेंट जोन। व्हाट इज दिस? नो डेवलपमेंट जोन। दिस इज नो डेवलपमेंट जोन एरिया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कहाँ अलाउड है? CRZ 2 में अलाउड है। ये अर्बन एरिया है, यहाँ पे कुछ भी बनाओ, होटल रिजॉर्ट बनाओ, कुछ भी, सब कुछ यहाँ पे अलाउड रहेगा। यही चीज सारी इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले देखते हैं CRZ 1। CRZ 1 इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया मैंने बताया, इसके बीच में हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में नो न्यू कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। कुछ स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन परमिटेड हो सकते हैं जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिक्वायरमेंट, फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस के लिए और एटॉमिक एनर्जी के लिए, और किसके लिए? ट्रीटेड एफ्लुएंट्स के डिस्पोजल के लिए। पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज भी यहाँ पे क्या होंगी? अप्लाई होंगी। यहाँ पे पोर्ट भी बना सकते हो जो चीज करना चाहो कर सकते हो। पोर्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड चीज है वो भी यहाँ पे कर सकते हो, या फिर कोई और चीज जैसे कि पोर्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी हो गया, कोई ट्रीटी एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे कर सकते हो। लिमिटेड एक्टिविटीज आर अलाउड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। पोर्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, डिफेंस हो गया, हाँ तो वो अलाउड है। बाकी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं है CRZ 1 में। CRZ 2 क्या है? डेवलप अप टू और क्लोज टू द शोर लाइन। अर्बन एरियाज, यहाँ पे क्या है? अर्बन एरियाज हैं। बिल्डिंग्स परमिटेड, यहाँ आप बिल्डिंग करो, कंस्ट्रक्शन करो, ये अलाउड है। क्या है? अलाउड। CRZ 3। CRZ 3 क्या था? इस बार था रूरल एरिया। ना CRZ 1 में आता है ना CRZ 2 में आता है, वो एरिया क्या है? CRZ 3। 200 मीटर तक मैंने बताया क्या है यहाँ पे? नो डेवलपमेंट जोन होगा, पूरी तरीके से नो डेवलपमेंट जोन। नो कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड विद इन दिस जोन एक्सेप्ट फॉर द रिपेयर। हाँ रिपेयर हो सकता है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तुम्हारा वो रिपेयर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तुम कर दो। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल भी परमिटेड यहाँ पे नहीं होती CRZ 3 में, क्योंकि रूरल एरिया है। डेवलपमेंट ऑफ बैक एंड प्लॉट्स, वही मैंने बताया CRZ 2 में बैक एंड प्लॉट कोई पड़ा है उसका डेवलपमेंट करना है, होटल रिजॉर्ट बनाना है, बना सकते हैं। CRZ 4 क्या था? एक्टिविटीज इम्पंजिंग ऑन द सी एंड टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज विल बी रेगुलेटेड एक्सेप्ट फॉर ट्रेडिशनल फिशिंग। ट्रेडिशनल फिशिंग कोई कर रहा है उसे करने देंगे। रिलेटेड एक्टिविटीज जो है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा वो करने देंगे। बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो बंद हो जाएंगी और अदर एक्टिविटीज वहां पे नहीं कर सकते। नो अनट्रीटेड स्वेज इफ्लुएंस पॉल्यूशन फ्रॉम ऑयल ड्रिलिंग शैल बी लेट ऑफ एंड डाउन। ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आ सकती। कोई फैक्ट्री है ऑयल ड्रिलिंग वाली, उसका कुछ कूड़ा वगैरह बचा, क्या वो सील फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। तो CRZ 4 में यहाँ पे आप नहीं फेंक सकते।
ये 2019 में कुछ न्यू रूल्स बनाए गए, 2019 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके CRZ-3 को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक वो वाला CRZ-3A 200 मीटर वाला एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर। द नो डेवलपमेंट जोन इज नाउ 50 मीटर। अच्छा, ये 50 मीटर वाला जो एरिया है वो क्या हो गया CRZ-3A, और 200 मीटर वाला एरिया जिसमें पॉपुलेशन 2161 से ज्यादा रह रही है उसे हमने क्या बोला, CRZ-3B बोला। 2019 में अमेंडमेंट करके ये वाला देखेंगे इस तरह से, ये हाई टाइड लाइन जा रही थी, इस हाई टाइड लाइन से ये वाला जो एरिया गया, इसे हमने बोला क्या, इस पूरे एरिया को हमने क्या बोला था, CRZ-3 बोला था पहले वाले रूल्स में। अब क्या करा, CRZ-3 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये वाला जो एरिया है तो यहां से यहां तक गया है 200 मीटर तक, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रह रही है, उसे हम बोलेंगे CRZ-3B। और ये वाला एरिया यहां से 50 मीटर, ये भी क्या है, नो डेवलपमेंट जोन है, इसे हम क्या बोलेंगे, CRZ-3A। ये भी क्या है, 200 मीटर का नो डेवलपमेंट यहाँ पे जोन है, नो डेवलपमेंट जोन। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी रह रही है, पॉपुलेशन यहाँ पे मोर डेंस है, याद रखना पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा डेंस है, जबकि यहाँ पे देख रहे छोटा एरिया है, वहाँ पॉपुलेशन भी यहाँ पे कम होगी। ये 2019 में अमेंडमेंट किया गया। ये जो अमेंडमेंट देख रहे हैं CRZ-3A 3B, ये किया गया। न्यू रूल्स हैव अ नो डेवलपमेंट जोन। अच्छा, आइलैंड्स के लिए भी एक नो डेवलपमेंट जोन रखा गया 20 मीटर का, सभी आइलैंड्स के लिए। अगर कोई आइलैंड है ये, और इसके 20 मीटर के चारों तरफ यहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, नो डेवलपमेंट जोन आइलैंड्स के आसपास। एक फ्लोर स्पेस इंडेक्स नॉर्म्स हैं, वो भी यहाँ पे थोड़े से रिलैक्स करेंगे CRZ में। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो नॉर्म्स है उसे डिक्रीज कर दिया गया। टूरिज्म वगैरह जैसे जो टेम्परेरी एक्टिविटीज हैं, जैसे टॉयलेट ब्लॉक्स बनाना, चेंजिंग रूम्स बनाना, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब के लिए अलाउड है। ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज 2019 में थोड़ी सी अलाउ कर दी गई। स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ CRZ क्लियरेंसेस। अगर प्रोजेक्ट CRZ-1 में क्लियर होना है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, या CRZ-4 में होना है, तो उसे कौन देखेगा, उसे कौन क्लियर करेगा, उसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियर करेगी। CRZ-2 और 3 वाली जो है वो स्टेट लेवल पे देखेंगे सब लोग। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट कहां के लिए आता है, प्रोजेक्ट आता है CRZ-4 के लिए या CRZ-1 के लिए, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनना है, तो इन दोनों को कौन क्लेरिफाई करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट सेंट्रल लेवल पे। CRZ-3 में कुछ बनना है या CRZ-2 में कुछ बनना है, तो इन दोनों एरियाज के जो क्लियरेंस देगा प्रोजेक्ट के, वो स्टेट लेवल की बॉडी देगी। कौन देगा, स्टेट लेवल की बॉडी यहाँ पे देंगी। ठीक, फ्लोर स्पेस इंडेक्स नॉर्म भी रिलीज करी है, थोड़े से नॉर्म रिलीज करे है। आइलैंड के आसपास 20 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन बनाया गया। CRZ-3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यही 2019 में थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए हैं। CRZ-1 और 4 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, तो इसका सेंटर ही प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस देगी कि प्रोजेक्ट बनना चाहिए यहाँ पे या नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते ये है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। तो इसके अंदर भी एक बॉडी है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट बॉडी, वो सब कुछ देखती है यहाँ पे।
कि किस तरह से ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट होना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है इनकोर प्रोजेक्ट, और उसका सेक्रेटेरिएट कौन है, ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट इनकोर प्रोजेक्ट जो है कौन देखता है, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी NCZ हमें देखेगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, फिर आते हैं ये ब्लू फ्लैग बीचेस। ब्लू फ्लैग बीचेस क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप के बीचेस हैं जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज परमिटेड हैं। ये देखेंगे ब्लू फ्लैग बीचेस। ब्लू फ्लैग एनुअल सर्टिफिकेशन इज एन इक्वल लेवल सर्टिफिकेशन दैट अ बीच मैरिना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर कैन ऑब्टेन। इनका क्या देखा जाता है, यहाँ पे वाटर क्वालिटी कैसी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसी है, सेफ्टी कैसी है, इन चारों के बेसिस पे ही ब्लू फ्लैग बीचेस जो सारी बनाए जाते हैं। द जूरी दैट सिलेक्ट्स ब्लू फ्लैग बीचेस कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ द, इसमें जो ब्लू फ्लैग बीचेस को क्या देती है, सर्टिफिकेट देती है कि ऐसा ब्लू फ्लैग बीचेस हो गए, आप पे ज्यादा क्या है रूल्स वगैरह अप्लाई नहीं होंगे, आप होटल बनाओ रेस्टोरेंट बनाओ, हम उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं देंगे। तो वो इन सारी पैरामीटर्स हैं, इन बेसिस पे कोई भी बीच ब्लू फ्लैग बीच बनेगा। लेकिन कौन सी बॉडीज उसे बनाएंगी ब्लू फ्लैग बीच, तो ये सारी बॉडीज उसे बनाएंगी। एक तो UNEP टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाला, UNWTO, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये वही IUC, ये क्या यहाँ पे IUC, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बॉडीज आपको याद रखनी है, कौन सी है इसमें ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेशन देने वाली, एक तो ये है IUCN, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, और एक है UNEP। ये दोनों बॉडीज मिलकर के क्या बनाती हैं, ब्लू फ्लैग बीचेस बनाती हैं, UNEP प्लस IUCN। ये ब्लू फ्लैग बीचेस हैं इंडिया के। सबसे पहले आप देख सकते हैं केरला में है कप्पड़, फिर ये दूसरा गुजरात में भी है शिवराजपुर, ये दीव में है घोगला, ये कासरकोड कर्नाटका में है। तो ये सारे बाउंड्री लाइन पे भी हैं। इन सारे बीचेस में क्या होता है, 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस हैं इंडिया में। चंद्रभागा बीच है या गोल्डन बीच उड़ीसा में, ये फर्स्ट बीच है इंडिया में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिसे मिला है। कौन है, चंद्रभागा बीच या गोल्डन बीच इन द ओडिशा। ठीक है, कौन सा है, चंद्रभागा बीच या फिर गोल्डन बीच उड़ीसा में। सबसे पहले जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है वो इसी को मिला है। एशिया में भी मिनिकॉय ठंडी बीच एंड कटमाट बीच लक्षद्वीप में है। ये रिसेंटली इन्हें इक्वलेबल ब्लू फ्लैग मिला है। ठीक है, मिनिकॉय वाला जो है लक्षद्वीप में और कटमाट वाला इन्हें भी जल्दी मिला है। और सबसे पहला चंद्रभागा या गोल्डन बीच जो उड़ीसा का है उसे सबसे पहले ब्लू फ्लैग बीच जो है वो मिला था। बीम्स बीच इन्वायरमेंट एस्थेटिक, ये भी सर्विसेज है कुछ। ये सोसाइटी है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ये बीम्स बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज अंडर ICZM प्रोजेक्ट। ये क्या करती है, पॉपुलेशन हटाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोस्टल इकोसिस्टम, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। और हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इंडिया में, ठीक है, ये हम देखेंगे। मीजर्स टू प्रोटेक्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल वेटलैंड एटलस पब्लिश्ड बाय इसरो स्पेस Ahmedabad, India has 15.26 million hectares of land under wetland. 70% paddy cultivation में ह्यूमन मेड है और इनलैंड वेटलैंड कॉन्स्टिट्यूट 69.22%। उसमें से ज्यादातर क्या है, पैडी कल्टीवेशन की वेटलैंड है।
ये इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल पढ़ेंगे, इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। एक चीज और बचती है फिर, हाँ, यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज देखना है। चलिए देखते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन रूल 2010 एंड 2017। उससे पहले देख लेते हैं नेशनल प्लान ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम्स, एनपीसीए। कौन सा प्लान? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, यानी कि एनपीसीए। इंटीग्रेटेड क्रॉस सेक्शनल कंजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाली, उसका नाम क्या है? एनपीसीए। मतलब एक्वेटिक सिस्टम्स को कंजर्व करने के लिए एमओएफ ने क्या करी? एक स्कीम निकाली। वही स्कीम क्या है? एनपीसी। एनपीसीए कैसे बनी? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान था एक, और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम था। इन दोनों को मिलाकर के एक एनपीसीए बना दी गई। हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग ये इस तरह से होता है। देखिए इसमें मर्ज जो करी है एनपीसीए स्कीम जो मर्ज की है, अब वो 2012-17 से ऑपरेशनल है। फंडिंग पैटर्न क्या है? 70-30, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 है, बाकी अदर स्टेट्स के लिए जो फंडिंग पैटर्न है वो 70-30 का है। सेंट्रल गवर्नमेंट एमओएफ ने कोऑर्डिनेट करा कंजर्वेशन प्रोग्राम, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। सिंस द लेट रिसोर्सेज बिलोंग टू द स्टेट यूपी गवर्नमेंट मैनेज द एक्वेटिक सिस्टम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही उसे मैनेज करना है, तो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो सेंटर स्टेट को ही प्रोवाइड कराता है। क्राइटेरिया के आइडेंटिफाइंग, रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के हिसाब से जो भी क्राइटेरिया है वेटलैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, वही एनपीसीए में है। एक रामसर कन्वेंशन हुई थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, जो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, उन्हें कैसे कंजर्व करना है और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये उस कन्वेंशन में दिया गया था। तो वही सारी जो गाइडलाइंस हैं उसे देख करके एनपीसीए भी प्लान बनाता है। एनपीसी क्या है? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010। वेटलैंड को हमें कंजर्वेशन करना है, तो उसके लिए हम रूल्स ले आए, कुछ रूल्स ले आए, उसको रूल फॉर्म में क्या बोला? 2010 रूल्स बोला। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट भी इन्होंने ईपीए के अंतर्गत इसे नोटिफाई करा था। तो इनसे दैट देयर इज नो फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड, ताकि वेटलैंड का फर्दर डिग्रेडेशन ना हो। इसमें क्या बनाया गया? सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी एमओएफ टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स। इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन मॉनिटर करेगा? उसके लिए एक अथॉरिटी बना दी गई, कौन सी? CWRA। किसके तहत बनाई गई होगी? ईपीए के तहत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये रूल्स किसके तहत बनाए? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड रूल 2011। ये भी एमओएफ ने किसके तहत बनाए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है वो। और ईपीए के तहत ही क्या बनाएगी? सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेशन अथॉरिटी भी बनाई गई, और साथ ही साथ स्टेट में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई। वेटलैंड हैव बीन क्लासिफाइड, कितना वेटलैंड का ड्रेनेज एरिया होगा ये भी कौन डिटरमाइन करता है? CWRA, यानी कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। The rules specify and prohibit harmful activities to wetland, such as industrialization, construction of permanent nature, solid waste dumping untreated waste, reclamation in wetland। ये सारी चीजें कौन देखता है? सारी चीजें
ये रूल्स में लिखी हुई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, किस तरह से परमानेंट नेचर का कंसंट्रेशन होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, ठीक है, डंपिंग अनट्रीटेड वेस्ट, रिक्लेमेशन इन द वेटलैंड, ये सारी चीजें कौन देखेगा, ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है, इसी रूल्स में लिखी हुई है। किस तरह से उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, किस तरह से वेटलैंड को हम सॉलिड वेस्ट डंपिंग से बचाएंगे, ये सारी चीजें इसमें लिख रखी हैं। और उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग और लिविंग इन नॉन लिविंग रिसोर्सेज डिग्रेडिंग टू सिल्ट्रेशन में भी कैरिड आउट इन वेटलैंड बट ओनली विद प्रायर परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज की प्रायर परमिशन लेकर के हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एक्वाकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न अथॉरिटी जो है CWRA उसकी परमिशन लेकर ही। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज CWRA की रिकमेंडेशन पर कोई भी एक्टिविटीज वहां पे अलाउ कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 2011 में रूल्स थे, उसके तहत सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। MOEF इसे पूरा देखता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डंपिंग, इन सबसे कैसे बचाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज वहां पे प्रोहिबिट होनी चाहिए, कौन कौन सी रेगुलेट होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट 2011 रूल्स में। फिर हम बढ़ेंगे वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 में। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया, इसने 2010 के रूल्स को रिप्लेस कर दिया। डिसेंट्रलाइज्ड वेटलैंड मैनेजमेंट बाय गिविंग स्टेट या यूपी, इसमें स्टेट या यूपी को भी पावर दी गई थोड़ी। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलाउ कर रही थी, प्रोवाइड कर रही थी, सारे काम कौन देख रहा था, CWRA, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब स्टेट या यूपी को भी यहाँ पे पावर दी गई कि वो आइडेंटिफाई करें और वही एक वॉच भी रखें प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में। स्टेट ही रेगुलेट करेगी वहां की सारी एक्टिविटीज और वो ही आइडेंटिफाई करेगी वेटलैंड कौन सी होनी चाहिए और कौन सी नहीं, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन करेगी, स्टेट आइडेंटिफाई करेगी। ये वेटलैंड होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये वाला हिस्सा वेटलैंड होना चाहिए, ये भी कौन आइडेंटिफाई करेगी, स्टेट आइडेंटिफाई करेगी। पहले ये पावर सेंटर के पास थी, 2017 में अमेंडमेंट करने के बाद ये पावर किसके पास आ गई, स्टेट के पास आ गई। The rules provide an advisory role for National Wetland Committee to guide the state bodies on the integrated management of wetlands on the wise use of principle and review the progress of integrated management of Ramsar conservation sites among other roles. Oversee the work carried by the states. The rules National Wetland Committee यहाँ पे बनाई गई है जो MOEF सेक्रेटरी के द्वारा हेड की जाएगी। पहले क्या था, एक सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, उसे रिप्लेस कर दिया किसने, नेशनल वेटलैंड कमेटी ने। ओवरसी करने के लिए स्टेट को सारी पावर तो दे दी गई, लेकिन एक ऊपर से देखता भी जाएगा कि हाँ ठीक काम कर रही है स्टेट या नहीं कर रही है, तो वो किसका काम है, वो काम है नेशनल वेटलैंड कमेटी का। नेशनल वेटलैंड कमेटी एक नोडल एडवाइजरी बॉडी है और वो किसके लिए है, NPCA के लिए। ये किस लिए बनाई गई थी, NPCA को देखरेख के लिए ये नेशनल वेटलैंड कमेटी जो है बनाई गई थी। इट गाइड्स द स्टेट बॉडीज ऑन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड बेस्ड ऑन द वाइज यूज प्रिंसिपल। ये स्टेट बॉडीज को भी गाइड करती रहती है। नेशनल वेटलैंड कमेटी यहाँ पे देखेगी, ओवरसी करेगी स्टेट के द्वारा पावर को, ठीक है। वैसे ही बनाई गई थी नोडल एडवाइजरी बॉडी है, NPCA के लिए भी नोडल एडवाइजरी बॉडी है और ये स्टेट बॉडीज को भी देखती रहेगी नेशनल वेटलैंड कमेटी। हाँ, नेशनल वेटलैंड कमेटी यहाँ पे भी लिख दिया गया। तो नेशनल वेटलैंड कमेटी वेटलैंड 2017 के रूल्स में आई। इसमें पहले क्या चल रही थी, CWRA चल रही थी, अब यहाँ पे क्या आ गई, नेशनल वेटलैंड कमेटी आ गई। CWRA देखेंगे, इसमें भी चेयरमैनशिप किसकी है, सेक्रेटरी MOEF की है। नेशनल वेटलैंड कमेटी में भी MOEF का सेक्रेटरी जो है यहाँ पे हेड है। तो दोनों बॉडीज लगभग सिमिलर है।
एनपीसीए में भी नेशनल वेटलैंड कमेटी ही आएगी, याद रखना। एनपीसीए जो हमने पढ़ाया अभी, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनपीसीए, उसमें भी कौन काम करेगा? सबसे बढ़िया नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एडवाइजरी बॉडी कौन सी है? एनडब्ल्यूसी, यानी कि नेशनल वेटलैंड कमेटी। अभी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की। स्टेट या यूटी हैव अकॉर्डिंग टू रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वेटलैंड मैनेजमेंट बाय सेटिंग अप स्टेट या यूटी वेटलैंड अथॉरिटी। इसमें क्या बनाया जाएगा? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। उसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे और एक्सपर्ट होंगे। ये सब स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी, नोटिफाई करेगी वेटलैंड को। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेटरी टाइम दे नीड टू डेवलप ए कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, जो भी रेगुलेटेड होनी है, जो परमिटेड होनी है, वो सारा काम कर लेगी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी विल आल्सो नीड टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद इन 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर अंदर सारी वेटलैंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन करेगा? स्टेट अथॉरिटी, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी। लिस्ट ऑफ वेटलैंड टू बी नोटिफाइड विद इन 6 मंथ। जितनी भी वेटलैंड है स्टेट में वो 3 महीने के अंदर नोटिफाई कर दो। जिन्हें बागई में वेटलैंड में रखना है और कंजर्व करना है वो 6 महीने के अंतर्गत आप मुझे नोटिफाई कर दो। ये बोला गया स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के लिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेंटरी ऑफ ऑल वेटलैंड्स विद इन 1 ईयर विच विल बी अपडेटेड 10 ईयर। और 1 साल के अंतर्गत आप एक डिजिटल इन्वेंटरी बना के मुझे दो। ये स्टेट अथॉरिटी को बोला गया। अच्छा, इसमें कौन नोटिफाई नहीं किया जा सकता? वेटलैंड के अंतर्गत कौन सी चीज ऐसी है जो नोटिफाई नहीं करी जा सकती? रिवर चैनल्स नहीं किए जा सकते, पैडी फील्ड्स नहीं करी जा सकती, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज नहीं करी जा सकती, एक्वाकल्चर नहीं, सॉल्ट प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे वो चीजें नहीं, रिक्रिएशन इरिगेशन प्रोजेक्ट, वेटलैंड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज फॉलिंग विद इन एरियाज कवर्ड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, CRZ कैन नॉट बी नोटिफाइड अंडर वेटलैंड रूल्स 2017। देखो, पैडी फील्ड्स नहीं करी जाती, रिवर चैनल्स नहीं करे जाते, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज भी वेटलैंड डिक्लेयर नहीं करी जा सकती, साल्ट प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, एक्वाकल्चर हो रहा है, इरिगेशन है यहाँ पे, और जो भी वेटलैंड और प्रोटेक्टेड एरियाज ऑलरेडी WPA 1972 में डिक्लेयर हो चुके हैं, या जिन्हें कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट 2019 में डिक्लेयर कर चुके हैं, ऐसे ये जिन्हें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा गया है, या जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत आ रहे हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स में 2016 वाले में नहीं आ सकते। नो, नॉट अलाउड। ये वाले क्या है? नॉट अलाउड हो गए। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, क्या क्या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं? कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड फॉर नॉन वेटलैंड यूजेस है। आप वेटलैंड का कंजर्वेशन कन्वर्जन कर दो इसमें नॉन वेटलैंड एरियाज में। कोई वेटलैंड है और उसे नॉन वेटलैंड एरिया बना दिया, कोई नॉन वेटलैंड यूजेस करने लगे उसके लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। सेटिंग ऑफ एनी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री वहां पे खोली, ऐसा नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस नहीं कर सकते। सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं कर सकते। अनट्रीटेड वेस्टेज हैं, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। रूल्स ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट इंक्रोचमेंट, पोचिंग या परमानेंट कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट फॉर बोट जेटीज। ठीक है, पोचिंग नहीं कर सकते और परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। पोचिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड, बट बोट जेटीज अगर बोट वगैरह निकलनी है तो उन्हें निकलने दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बोट जेटीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबके लिए दिक्कत है। पोचिंग नहीं कर सकते, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई अनट्रीटेड वेस्टेज नहीं डाल सकते, सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं कर सकते, हैजार्डियस सब्सटेंस भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है,
कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं बन सकती है। वेटलैंड को नॉन वेटलैंड यूज के लिए आप यूज कर रहे हो तो वो भी गलत है। ये सारी चीजें इसमें प्रोहिबिटेड हैं 2011 के रूल्स में। नोटिफाई क्या नहीं किया जा सकता मैंने बता ही दिया। FCA, IFA, WPA, CRZ 2019 इन चारों के अंतर्गत जो चीजें आ रही थी उन्हें हम नोटिफाई नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में हमने देख ली। कंसर्न्स क्या है, ठीक है, इसके अंदर कंसर्न्स क्या है। ऐसे कौन कौन सी अथॉरिटी बनी, एक तो नेशनल वेटलैंड कमेटी बनी, इसके अंतर्गत एक CWRA बनी थी, एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनी। ये क्या देगी, NPCA का भी काम देखेगा इसके साथ साथ, ठीक है। ये सारे इसके कंसर्न हो गए। कंसर्न क्या, प्रोविजन इन द रूल दैट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसीडर प्रपोजल्स फ्रॉम स्टेट एंड यूपी गवर्नमेंट फॉर ओमिटिंग एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज ऑन द अथॉरिटी रिकमेंडेशन कैन बी मिसयूज्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से प्रपोजल ले सकती है, स्टेट या यूपी गवर्नमेंट से ले सकती है फॉर ओमिटिंग एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज ऑन द अथॉरिटी रिकमेंडेशन कैन बी मिसयूज्ड। जैसे कोई भी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, उसने बोला ये वाली जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी थी सॉलिड वेस्ट डंपिंग वाली, इसे हटा दो, मतलब सॉलिड वेस्ट डंपिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल बना दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल बना सकती है। तो ये इसका एक कंसर्न है, डिसएडवांटेज है रूल का। एनीवन एग्रीड विद CWRA डिसीजन के साथ, कोई भी एग्रीड है अगर वो इनकी डिसीजन से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में NGT के साथ। बट द 2070 रूल्स आर साइलेंट ऑन द अपील प्रोसेस। लेकिन 2017 में क्या बोला गया कि अब अपील नहीं कर पाओगे। 2010 में तो CWRA के डिसीजन पे तुम अपील कर ले रहे थे NGT में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके, लेकिन अब आप अपील नहीं कर सकते। फिर है सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म बाइज यूज इज टू बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। बाइज यूज का मतलब क्यों कौन देखेगा, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी देखेगी, विच इज प्रमोट टू मैनिपुलेशन बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये हो गया। आज हम क्या देखेंगे, आज हमने क्या देखा, मतलब CRZ रूल्स देखे, उसके बाद हमने जो भी अथॉरिटीज थी उनसे रिलेटेड वो देखी, नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी देखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। कल हम UN क्लॉज देखेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ये सब हम देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। CRZ रूल देख लिया, वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान देख लिया। वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 में एक दिक्कत थी कि वहां पे NGT जो है वो काम नहीं करती है। NGT में आप अपील नहीं कर सकते हो। वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी को अलाउ कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की रिकमेंडेशन। सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म बाइज यूज, ये भी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ही बताएगी और कोई नहीं बताएगा। तो ये भी इसमें एक चीज देगी। तो ये सारे रूल्स हमने देख लिए, स्टेट वेटलैंड कंजर्वेशन रूल 2010 एंड वेटलैंड कंजर्वेशन रूल 2017। CWRA किसके तहत बना था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये बना था। नेशनल वेटलैंड कमेटी, ये NPCA को एडवाइजरी रोल देने के लिए थी, नेशनल वेटलैंड कमेटी। और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी एक बनाएगी, इसके अंतर्गत एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई 2017 के रूल्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज देखी। NPCA एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 70-30 का रेशियो रहता है। ये 2012 से शुरू की गई थी एंड 2017 तक, 2017 के बाद भी चली। और इसमें एक क्या बनाई गई,
नेशनल वेटलैंड कमेटी भी इसके अंतर्गत बनाई गई थी एनपीसीए प्लान के तहत, और वही नेशनल वेटलैंड कमेटी यहाँ पे भी चल रही है। फिर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी इसके अंतर्गत है, 2017 में आई। और किन्हें हम डिक्लेयर नहीं कर सकते वेटलैंड, वो हमने देखा। अगर वो डिक्लेयर होगी वेटलैंड तो उसमें प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या हैं? सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं बना सकते, नॉन वेटलैंड यूज के लिए उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये अनट्रीटेड वेस्टेज हैं, सिटीज से, इंडस्ट्री से, टाउन से, विलेज से, अदर सेटलमेंट से अनट्रीटेड वेस्टेज अलाउड नहीं है। पोचिंग अलाउड नहीं है, एनरोचमेंट, पोचिंग ये सब अलाउड नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट अलाउड नहीं है। बट बोटल जेडीज, जो बोट जेडीज होती हैं, बोट वगैरह, उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। हजार्डियस वेस्टेज सब्सटेंसेस वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो डिमोलिशन वेस्ट होता है, जो कंस्ट्रक्शन जैसे होता है और वो टूट जाता है जब कोई घर, तो उसे कहते हैं डिमोलिशन वेस्ट, तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे डिस्पोजल उसका आप नहीं कर सकते। सही, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद हम आगे थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is there concern about the microbeads that are released into the environment? माइक्रोबीड्स के बारे में बताइए। माइक्रोबीड्स क्या होता है? दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मैराइन इकोसिस्टम। यही वाली चीज सही है। माइक्रोबीड्स क्या होता है? छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कण होते हैं उसे ही लोग बोलते हैं माइक्रोबीड्स। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द प्लास्टिक, these are called the small particles of plastic। ही उन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रोबीड्स कहा जाता है। और ये मैराइन इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल ये कंसिडर करे जाते हैं। ये देखिए, माइक्रोबीड्स आर मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर इन द लार्जेस्ट डायमेंशन, यानी 1 मिलीमीटर से भी कम वाले, 1 मिलीमीटर से कम वाले जो पार्टिकल्स हैं माइक्रोबीड्स कहते हैं। दे आर मोस्ट फ्रेक्वेंटली मेड ऑफ पॉलीइथाइलीन बट कैन बी ऑफ अदर पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक्स, जैसे कि पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टीरीन भी हो सकता है। ज्यादातर वो पॉलीइथाइलीन की बनी होती है, लेकिन बनने को क्या है, वो किसी से भी बन सकती है, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टीरीन, इन सबसे बन सकती है। दे आर यूज इन एक्सोपोलिएटिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट में यूज होते हैं। बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंस रिसर्च में भी यूज होते हैं। तो टूथपेस्ट या कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज होते हैं, याद रखना। माइक्रोबीड्स कैन कॉज प्लास्टिक पार्टिकल वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। और एक इन्वायरमेंटल हजार्ड है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इन फ्रेश वाटर एंड ओशन वाटर, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन करते हैं, इसीलिए मैराइन एक्वेटिक सिस्टम को क्या पहुंचा सकते हैं, दिक्कत इसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैराइन इकोसिस्टम को कौन पहुंचा सकते हैं? माइक्रोबीड्स थोड़ा सा हम पहुंचा सकते हैं। टूथपेस्ट वगैरह में यूज होते हैं। पॉलीइथाइलीन से ज्यादातर बने हैं। 1 मिलीमीटर से कम साइज के प्लास्टिक को माइक्रोबीड्स कह रहे हैं। ये क्या है? दिस रेफरेंस टू पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट, यानी कि PET, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट। ये क्या है? इसके बारे में कुछ पूछा है। इस फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर टू इंप्रूव देयर प्रॉपर्टीज। क्या इसके फाइबर्स ब्लेंड करे जा सकते हैं वूल के साथ और कॉटन फाइबर्स के साथ? ठीक है, वूल और कॉटन फाइबर्स के साथ इसे ब्लेंड कर दो, इसे पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट को। ये क्या है? पन्नी जैसी चीज होती है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो कैन भी आता है ना, कैन भी तो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, वो ज्यादातर सही होता है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज हो उसके कंटेनर संभाल लेंगे, ऐसा नहीं।
कोई एक लाइन तो एल्कोहलिक बेवरेज ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, एसिडिक हो, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों बिल्कुल जल जाए उससे, पॉलीथाइलिन टेट्रेट का कंटेनर। तो एनी जो लिखा है ना, एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसलिए गलत होगा। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, हाँ हो सकता है। बॉटल का तुम ऐसे काट के तो बना दो, उसके ऐसे उसमें फ्लावर ही लिख दो, रख दो ऐसे करके, तो भी इसका बन जाएगा। तो रिसाइकिल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज बाय इंकार्नेशन, इनका इंसिनरेशन होता है जलाना, ठीक है, जलाना, विदाउट पासिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऐसा नहीं, ये गलत है। तो 1 and 3 आर राइट, 1 and 3 ये रहा। अरे जब आप जलाओगे, इंकार्नेशन करोगे किसी पन्नी का, तो उसमें क्या ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ग्रीन हाउस गैस तो इमिट होनी ही होनी है। पॉलीथेन ट्रिप्लेट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड। इसका एक पॉलीमर है, किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक एसिड। इट इज अ थर्मोप्लास्टिक सिंथेटिक सब्सटेंस malleable under heat and can be placed into nearby any shape known mostly for its short heat form। ये पूरी तरीके से क्या है? नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पैट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, याद रखेंगे। लिस्ट ऑफ यूजेस, शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं, वाटर बॉटल्स, वीडियो टैप्स, कंटेनर्स, बैग्स, सब कुछ बना सकते हैं। यूजेस को मतलब बहुत ज्यादा ही। एडवांटेजेस क्या है? केमिकल रेजिस्टेंस है, ऑर्गेनिक मटेरियल उसके, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, विच इज गुड एंड बैड डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव एंड इट्स इंटेंडेड यूज। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी खराब नहीं होगा, इजिली रिसाइकिल है, रिसाइकिल ही आराम से हो जाता है। देखो बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये, लेकिन रिसाइकिल कर सकते हैं हम इसे बार बार, इसकी कोई चीज और बना सकते हैं, है ना। ऐसे बॉटल से भी हमने फूलदान बना दिया था, तो ये हम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज बाय कंडक्टिंग ए सीरीज ऑफ वॉशिंग प्रोसेस और ब्रोकन डाउन इनटू कांस्टेंट रॉ मटेरियल व्हिच कैन देन बी टर्न इनटू ओरिजिनल रेजिन। हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैट में क्या होता है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये बनाती है जब इसे जलाया जाता है। तो इसीलिए बोला था इनकार्नेशन करोगे इसका तो फिर ग्रीन हाउस इमिशन तो होगा ही, ठीक है, ग्रीन हाउस इमिशन तो इसका होगा ही। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सीज, ये क्वेश्चन देखें, यूएन क्लॉज का एक क्वेश्चन है, इससे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद पूरा हम यूएन क्लॉज को पढ़ेंगे सही से। ए कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू ए लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स measured from the baseline determined in accordance with the convention। बिल्कुल ठीक है। टेरिटोरियल सी कहां तक हो सकता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी जो है वो हो सकता है। 2022 में आया था यूपीएससी। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या हो सकता है? टेरिटोरियल सी कोई भी कोस्टल स्टेट बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड enjoy the right of innocent passage through the territorial sea। सारी स्टेट्स के जो जितने भी शिप्स हैं, चाहे वो कोस्टल हो चाहे वो लैंडलॉक्ड हो, वो इनोसेंट पैसेज उनके टेरिटोरियल सी से वो आराम से निकल सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि टेरिटोरियल सी से आराम से निकल सकती है, गलत है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured। बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं हो सकता। तो ये मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। तो 1 and 3 आर राइट, 3 इज राइट। देखते हैं इसका आंसर क्या है। अच्छा, तीनों ही पॉइंट सही है।
टेरिटोरियल सी से सभी स्टेट जो है वो निकल सकते हैं, इनोसेंट पैसेज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इनोसेंट पैसेज कर सकते हैं, ये नहीं कि वहां पे कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं, कोई रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर बम्बार्डमेंट वगैरह कर रहे हैं। इनोसेंट पैसेज तो सभी स्टेट कर सकते हैं, कहां से? टेरिटोरियल सी से। एक बार देखना पड़ेगा ये। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस समय ईस्ट चाइना सी में क्या चल रहा है? मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहा है। साउथ चाइना सी में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है इसी वजह से। देखो इनोसेंट पैसेज की बात आई तो इनोसेंट पैसेज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यूएन क्लॉज 3 जो 1982 में आया, उसमें लिखा था और इसे लॉ ऑफ सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लॉ ऑफ सी ट्रीटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट्स पर्पस इज टू एस्टैब्लिश a comprehensive set of rules governing the oceans and to replace previous UN convention on the law of sea। 1958 को इसे रिप्लेस करना था। 1960 यूएन क्लास 2 को भी रिप्लेस करा और यूएन क्लास 3 जो आया, यूएन क्लास 1, यूएन क्लास 2, ये कब आया? 1958 में यूएन क्लास 1 और यूएन क्लास 2 कब आया? 1960 में। इन दोनों को उसने रिप्लेस करा किससे? यूएन क्लॉज 3। यूएन क्लॉज 3 कब आया? 1982 में आया। जब भी 1982 में आया और इसमें क्या बोला गया? लॉ ऑफ सी ट्रीटी। इसे क्या बोला गया? लॉ ऑफ सी ट्रीटी। लॉ ऑफ सी ट्रीटी इसमें सारे रूल्स लिखे गए और ये रूल्स लिखे गए कि इनोसेंट पैसेज कोई भी स्टेट हो, सिर्फ ऑफ ऑल स्टेट, चाहे कोस्टल हो चाहे लैंड लॉक हो, वो इनोसेंट पैसेज तो आराम से उनके पास राइट है टेरिटोरियल सी से इनोसेंट पैसेज का। अभी टेरिटोरियल सी क्या होता है ये देख लेते हैं। यूएन क्लास का टेरिटोरियल सी ये देखते हैं। ये हमारी क्या है? बेसलाइन है, ये है बेसलाइन। दिस इज बेसलाइन। इस बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है टेरिटोरियल सी। यहाँ पे स्टेट की फुल सॉवरेनिटी होती है, लेकिन अगर इनोसेंट पैसेज करना चाहता है कोई भी शिप किसी भी स्टेट का, तो वो इनोसेंट पैसेज जो है वो अलाउड है। किसी भी एनी स्टेट, यहाँ के रिसोर्सेज को कौन एक्सप्लॉइट कर सकता है? सिर्फ यही वाला स्टेट एक्सप्लॉइट कर सकता है। और भी चीजें हैं। स्टेट हैज फुल सॉवरेनिटी, पूरी पावर है इस टेरिटोरियल सी में स्टेट के पास, लेकिन इनोसेंट पैसेज दे दो, बस इतना लिख रखा है। किसमें? लॉ ऑफ सी ट्रीटी में, यूएन क्लॉज 3 में। यूएन क्लॉज 3 में जो कब आया? 1982 में आया। इसके बाद है कॉन्टिग्युअस जोन। कॉन्टिग्युअस जोन, इसे परफेक्ट जोन भी कहते हैं। जो यहाँ पे लॉ ब्रेक करेंगे उसके अगेंस्ट स्टेट जो है वो एक्शन ले सकती है।
ये होता है यहाँ से लेके बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक। कितना? 24 नॉटिकल माइल्स तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से आप मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। 200 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा नहीं जा सकता, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे स्टेट के पास सारा राइट है सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का। सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो भी सी में से निकलेंगे वो किसके होंगे? इसी स्टेट के होंगे। ये फिर हाई सीज आ जाता है, इसमें जिस कंट्री के पास पावर हो वो इस हाई सी को ले ले। फ्री फॉर नेविगेशन, सभी नेशंस के जो भी आराम से यहाँ पे नेविगेशन हो सकता है, कोई भी सिर्फ यहाँ से निकल सकता है। इस बार एक क्वेश्चन को ये देखना पड़ेगा कि ठीक है या नहीं है। मुझे इस वाले स्टेटमेंट पे अभी डाउट लग रहा है। कौन से वाले पे? इस वाले। Ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of independent passage through the territorial sea. तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। यूनिट क्लास भी हो गया हमारा और कोस्टल रेगुलेशन जोन भी हमने इस वीडियो में कवर करा। साथ ही साथ हमने वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान 2011 एंड 2017 भी देखा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल फिर से मिलेंगे।